हिस्ट्री विच इज़ ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। और हमने थोड़े से टॉपिक्स इसके पिछली वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ जाकर उसको चेक कर लीजिए। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो, इसको हमने बोला कि ये एक प्लैन्ड अर्बन सेंटर है। प्लैन्ड अर्बन सेंटर क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो घर हैं, यहाँ की जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्लैन्ड थे। मतलब मोहनजोदारो के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्लैन्ड वे में रहा करते थे। प्लैन्ड अर्बन सेंटर था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो was one of the two main cities of the हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं उनमें से एक है मोहनजोदारो और दूसरी है हड़प्पा। ठीक, मोहनजोदारो जिसका मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ डेथ। डेथ यानी कह सकते हैं आप मौत का एक तरह से पहाड़। अब इसकी क्या क्या फीचर्स थे हमारे मोहनजोदारो के? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी थी हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये तो हमें पता चल गया। और ये है कहाँ पे मोहनजोदारो? तो ये लोकेटेड है लरकाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि आज के टाइम पे कहाँ आता है? पाकिस्तान के अंदर आता है। और इसका जो एरिया है वो है 125 हेक्टेयर्स तक का। और जो सिटी है मोहनजोदारो, ये मेनली दो पार्ट्स में हमारी डिवाइड हुई हुई है। एक है सिटाडल और दूसरी है लोअर टाउन्स। ठीक है, सिटाडल क्या होते हैं? तो सिटाडल फोर्ट्स आर स्मॉल इन साइज, ये थोड़े कम छोटे होते हैं साइज में। लोअर टाउन्स जो हैं वो सिटाडल से बड़े होते हैं। ये थोड़ी सी हाइट पर बनाए जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या होते हैं सिटाडल वगैरह। तो ये थोड़ी सी हाइट पर बनाए जाते हैं। ये कॉमन लोगों के लिए होता है। ठीक है, लोअर टाउन जो होगा वो कॉमन लोगों के लिए होगा। और इसमें सिटाडल के अंदर क्या होता है? वॉल्स जो होती हैं वो सेपरेट की जाती हैं लोअर टाउन्स के से। देखिए अभी तुम ये पढ़ेंगे, ये है हमारा सिटाडल। ये आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरे वॉल से कवर होता था। और यहाँ अंदर की साइड में राजा महाराजा जो भी इनके बड़े लोग हुआ करते थे ना, तो वो यहाँ पर रहा करते थे। बाकी के फिर यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये है लोअर टाउन। तो यहाँ पे आम आदमी रहा करते थे। सिटाडल दीज वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द मड ब्रिक्स। तो ये आपके मड ब्रिक्स से बनाए जाते थे। और ये मड ब्रिक्स जो होती थी ये बेक्ड होती थी। बेक्ड मतलब तपी हुई इट्टियाँ होती थी ये सारी। और इनको प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया, आपके जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है उसके लिए, प्लस जो आपकी वॉल्स, साइड वॉल्स जो हैं उनके लिए इन इटियों का इस्तेमाल, इन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया। विच मीन्स दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। तो अभी हमने देखा कि ये सेपरेटेड है ना लोअर टाउन से। लोअर टाउन आपका नीचे वाली साइड है, ये पूरा एरिया आपका लोअर टाउन में आता है। और ये बिल्कुल अलग हो गया आपका अपर टाउन से, और मतलब सिटाडल वाली एरिया से। अब ये सिटाडल वाली एरिया से जो अलग हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? तो ये इन वॉल्स की वजह से ही तो हुआ है। एक तो इनका जो ये बेस है प्लेटफॉर्म वाला, और दूसरी चीज़ इनकी जो ये साइड वॉल्स हैं, उसी से अलग हो गया है हमारे लोअर टाउन से हमारा सिटाडल वाला एरिया। These includes the warehouse। इसके अंदर हमारे बहुत सारे वेयर हाउस भी होते थे। और a massive structure of which the lower bricks portion remains, the upper portion probably of wood। तो जो इनका ऊपर वाला एरिया होता था ना, ये वाला एरिया, तो ये सारा एरिया आपका ज़्यादातर जो है वो लकड़ी का बना हुआ होता था। अब यहाँ पे आपको ग्रेट बात देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ज़्यादातर रेक्टेंगुलर टैंक की तरह होता है और कोर्ट यार्ड के अंदर होता है। और इसके भी चारों तरफ से हमारे कॉरिडोर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ग्रेट बात भी हम देख लेते हैं। ये हमारे चारों तरफ से कॉरिडोर्स बने हुए हैं इधर से आने जाने के लिए। और ये रेक्टेंगुलर हमारा टैंक है, ये हमारा ग्रेट बात है जो कि हमें मोहनजोदारो के अंदर से देखने के लिए मिला है। लोअर टाउन्स की बात कर लेते हैं। लोअर टाउन्स इट हैड केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो जो आपके लोअर टाउन्स थे उनके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पर बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली एक बहुत अच्छा प्लान ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जो रोड्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, वहाँ की जो गलियाँ थी वो सब एक ग्रिड पैटर्न में थी। ग्रिड पैटर्न में थी मतलब इस तरह से थी।
ठीक है। तो एक ग्रिड पैटर्न के अंदर इनकी जो गलियां थी, इनकी जो स्ट्रीट्स थी, वो एक ग्रिड पैटर्न के अंदर बनी हुई थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनके जो घर थे ना, वो सारे घर एक ही जैसे हुआ करते थे, ठीक है, बिल्कुल सेम। अगर मतलब एक अगर आपके यहाँ पे हम कह देते ना 1 BHK या 2 BHK है, तो अगर इनके यहाँ पे एक रूम होता था, टॉयलेट, बाथरूम और कोर्टयार्ड, तो ये इसी तरह के सारे घरों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस एक दूसरी चीज़ और है कि इनके यहाँ पे जो घर होते थे ना, ये जब अपने घर बनाया करते थे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इनकी जो ज़मीन थी, ये ज़मीन के नीचे, जैसे आज बेसमेंट बनाते हैं हम, तो ये बेसमेंट बना करके उसके अंदर ईंटी बिछा दिया करते थे, ब्रिक्स लगा दिया करते थे, जिससे क्या हुआ, इनका जो घर थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे, ठीक है। उसके ऊपर ये अपना हाउस कंस्ट्रक्शन किया करते थे। तो सोचो कितनी ज़्यादा ब्रिक्स का इन्होंने इस्तेमाल उस टाइम पर किया था। तो उससे क्या हुआ, इनके जो कभी क्या होता है, आपकी सॉइल खिसक जाती है, सॉइल इधर उधर हो गई, तो उसकी वजह से इनके घर पे फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कि आपने भी इटली के अंदर पीसा वाला जो टावर है वो देखा है, तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है अपनी जगह से, थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में हो गया है। तो वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उसके जो नीचे वाली सॉइल थी वो खिसक गई, लेकिन अभी तो उसको बचा लिया गया है, वो अब और ज़्यादा टिल्ट नहीं हुआ। तो ये इसी वजह से था कि भाई ये लोग जो है अपने घरों के नीचे इस तरह से बेसमेंट में अपनी ईंटों का एक प्लेटफॉर्म यानी ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया करते थे। Many were centered in on a courtyard with rooms all side। तो इनके जो घर हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, सपोज ये एक घर है हमारा, चारों तरफ इनको आपको रूम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भी रूम है, 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 ये भी रूम है। और ये जो बीच वाला हिस्सा होता था, ये उन लोगों को, ये लोग यूज करते थे उस चीज के लिए, कोर्टयार्ड के लिए। कोर्टयार्ड क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे हमारे यहाँ आंगन होता है ना, तो मतलब वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आया करती थी, और उससे इनको क्या फायदा था, एक तो प्राइवेसी का भी फायदा था कि भाई दूसरे घर वाले हमें नहीं देख सकते कि हम क्या कर रहे हैं। प्लस दूसरी चीज ये भी फायदा था कि ऑल डे इनके यहाँ पे सनलाइट रहती थी, तो लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, रोशनी रहा करती थी इनके घरों में। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम। मैंने अभी बताया आपको, हर घर में बाथरूम, टॉयलेट, ये सब चीजें हुआ करती थी, और वो भी आपके ब्रिक से ही बनी हुई होती थी। और ड्रेनेज सिस्टम तो इनका था ही बहुत अच्छा, इनकी जो नालियां थी, ठीक है, वो बहुत अच्छे से बनी हुई थी, इनका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। Which is found citadel the several districts of buildings which led scholars to suggest that it was meant for the some kind of special ritual bath। तो हमें यहाँ से ग्रेट बाथ वगैरह देखने के लिए मिला है, जो कि हम ये बताता है कि ये किसी न किसी रिचुअल्स के टाइम पर लोग यहाँ पर रिचुअल्स के लिए नहाया करते होंगे, ठीक है। तो ये ग्रेट बात है जो कि आपको मोहनजोदारो के एक्सकवेशन से मिला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सोशल डिफरेंसेस का। तो क्या उस टाइम पे इस तरह से होता था कि सोशल डिफरेंसेस थे लोगों की, किसी की मतलब कोई अच्छा ज़्यादा मालदार है, कोई गरीब है, इस तरह की सोशल डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते थे या नहीं मिलते थे। तो हमारे पास इनके दो एविडेंस हैं जो कि हमें बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे सोशल डिफरेंस हुआ करते थे इस टाइम पर भी। तो पहला है, हमें जो एविडेंस है जो बताता है कि सोशल डिफरेंस थे, वो है बुरियल। इनकी जो बुरियल सिस्टम था वो ऐसा था कि मतलब जब आपको बहुत सारी बुरियल्स देखने को मिलेंगी इनके, तो इनके साथ में ना आपको कुछ पोट्री या कुछ ज्वेलरी इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, ठीक है। तो वो क्या बताती हैं कि मतलब वो कुछ ना कुछ इंसान जो है वो मालदार होगा। और बहुत सारी ऐसे बुरियल्स भी मिले हैं हमें जहाँ पे हमें इस तरह के कोई एविडेंस देखने के लिए नहीं मिले कि जहाँ पे आपको पोट्री या फिर कुछ लग्जीरियस या ज्वेलरी समथिंग देखने के लिए मिली हो, नहीं, हमें ऐसा नहीं मिला। तो मतलब ये बताता है कि जिसके पास से पोट्री या फिर ज्वेलरी मिली है जिसके भी बुरियल के अंदर से, तो वो कैसा होगा इंसान, वो थोड़ा मालदार होगा। और जिसके बुरियल से नहीं मिला है ये सब चीज़ें, तो वो कैसा होगा, थोड़ा आम आदमी होगा। और इनकी जो बुरियल्स हुआ करते थे वो पिट्स में दबाया करते थे, मतलब गड्ढा खोद करके तब दबाते थे ये अपने जो भी डेथ
बॉडीज हुआ करती थी। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बुरियल पिट्स वर मेड, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें इनके पिट्स में भी देखने के लिए मिले हैं कि किस तरह का ये गड्ढा खोदते थे उन्हें दफनाने के लिए। अगर कोई अच्छी क्लास का था यानी कोई मालदार आदमी हुआ करता था तो उसका गड्ढा अलग तरीके से खुदा हुआ मिला है हमें, और जो गरीब था उसका गड्ढा कुछ अलग तरीके से मतलब मिला है देखने के लिए। कुछ अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ग्रेव्स के अंदर हमें पोट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि ये इन्हीं के द्वारा यूज करने वाली चीजें हैं, और ये लोग शायद आफ्टर लाइफ पर बिलीव करते होंगे कि शायद यहाँ के बाद भी कोई जिंदगी है और वो वहाँ के लिए थोड़ा बहुत सामान ये दे दिया करते थे। ज्वेलरीज भी मिली हैं हमें इन बरियल्स के अंदर से, जो कि दोनों ही के बरियल्स में से मिली हैं, मैन एंड विमेन दोनों ही तरह की ज्वेलरीज आपको देखने के लिए मिली हैं। नेक्स्ट हमारा जो एविडेंस है जो हमें बताता है कि इनके यहाँ सोशल डिफरेंस हुआ करता था वो है लग्जरीज, यानी कि आर्टिफैक्ट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं हमें इन एक्सकवेशंस से कि जो आर्कोलॉजिस्ट ने हमें बताई हैं कि ये कुछ चीज़ें, कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे थे जिसको हमने यूटिलिटेरियन चीज़ बताए हैं और दूसरी चीज़ बताए हैं लग्जीरियस चीज़। यूटिलिटेरियन चीज़ें क्या होती हैं, जो कि आप डेली लाइफ में अपने यूज़ करते ही हो। ठीक है, कि अगर सपोज मैं यूटिलिटेरियन का एग्जांपल दूं कि आज के टाइम पे हर इंसान के पास बाइक है, तो मतलब बाइक कैसी हो गई, फिर बाइक हो गई यूटिलिटेरियन, यानी हर किसी के पास में है। लेकिन अगर मैं वहीं पे अगर हम BMW या कार की बात कर लें या हेलीकॉप्टर की बात कर लें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लग्जीरियस चीज। ठीक है, तो वो इस तरह से आपका क्लास डिफरेंशिएशन था इनके यहाँ पर। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डेली यूज, मेड फेयरली इजीली और आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल। ये बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी मटेरियल से यानी क्ले या मिट्टी या फिर स्टोन से बने हुए होते थे, और लग्जीरियस आइटम्स जो होते थे वो थोड़े कॉस्टली और रेयर होते थे, जो कि हमें देखने के लिए मिले हैं। नॉन लोकल मटेरियल्स, मतलब ये लोकली यूज़ नहीं की जाती थी ऐसी चीज़ें, जो लग्जीरियस चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हम तब हो गई जब हमने देखा कि व्हाट सीम टू बी आर्टिकल ऑफ डेली यूज सच एज स्पिंडल वोल्ट्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फैंस। तो फैंस और स्पिंडल वोल्ट्स, मतलब स्पिंडल वोल्ट्स होता है एक तरह का कि जो चरखा होता है ना, उस तरह से वो देखने के लिए मिलता था, हमें वहाँ से मिला है देखने के लिए। तो ये डेली यूज के लिए हमें वहाँ देखने के लिए मिला है। ये देखिए इस तरह की ज्वेलरीज देखने के लिए मिली हैं हमें बरियल साइट से वहाँ की, और ये हमारा पिट्स वगैरह किस तरह से गड्ढा खोद करके दफनाया करते थे ये अपनी डेड बॉडीज को, वो भी हमें देखने के लिए मिली हैं एक्सकवेशंस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्राफ्ट्स प्रोडक्शन का। क्राफ्ट्स प्रोडक्शन क्या होते हैं कि ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करते थे, हैंडमेड्स चीज़ें, अपनी सारी चीज़ें, ये ज्वेलरी वगैरह जो इन्होंने बना रखी हैं ये सब हैंडमेड है। मशीन तो हुआ नहीं करती थी उस टाइम पर, तो हैंडमेड इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बना रखी थी। तो चुन्हुदारो, चुन्हुदारो क्या है, ये एक आपकी साइट है, एक्सकवेटेड साइट जो है कि मोहनजोदारो की है। चुन्हुदारो इज अ टाइनी सेटलमेंट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो वो है चुन्हुदारो। ठीक है, इसके अंदर हमें बीड्स मेकिंग देखने के लिए मिले हैं, शेल कटिंग देखने के लिए मिली हैं, मेटल के वर्किंग्स हमें देखने के लिए मिल गए हैं, सील्स किस तरह से बनी हैं, वेट मेकिंग किस तरह से होता था, तो ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए यहाँ पे मिली हैं। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। देखिए आज के टाइम पे भी हर सामान एक जैसे नहीं बनता ना। सपोज आप कोई चीज़ ऐसी है जो सिर्फ हाथ से बनेगी तो वो फिर उसको हाथों से ही बनाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो मशीन्स के थ्रू बनाई जाती है, तो मतलब डिफरेंट हुआ करते थे, और ये डिपेंड करता था ऑन द मटीरियल कि मटीरियल किस तरह का है, उसी तरह के बीड्स बनाए जाते थे, उसी टेक्निक का यूज़ किया जाता था। Nodules which chipped in rough shape and then find flaked on the funnel form। तो nodules बनाए जाते थे मिट्टी के बर्तनों के ऊपर, जो हम कलाकारी करते हैं, कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना दिया, उनको बना करके मतलब सुई के थ्रू या नीडल्स के थ्रू इन पे रफ फ्लेक से बना करके और बाद में इनको पका दिया जाता था, तो जिससे ये पक्के हो जाते थे बर्तन। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स का भी यूज़ किया गया है चुन्हुदारो लोथल के अंदर, जो हमें देखने को मिले हैं और अब हमें धोलावीरा में भी देखने के लिए मिल गए हैं।
नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल्स। नागेश्वर एंड बालाकोट ये दो एक ऐसे स्पेशलाइज्ड सेंटर हैं जहाँ पे हमें शेल ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि हमारे बैंगल्स हो गए, लेडल्स हो गए या इनले हो गए। सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का सेंटर कौन कौन से हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं कुछ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ के रॉ मटेरियल्स को देखते हुए, वहाँ के टूल्स को देखते हुए, जहाँ पे ज़्यादा रॉ मटेरियल मिला है उन ऑब्जेक्ट्स का और जहाँ पे आपको टूल्स देखने के लिए मिले हैं, तो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग इन सामानों के थ्रू चीज़ें बनाया करते होंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ करता होगा, तभी तो वहाँ पे टूल्स मिले हैं, उस तरह के रॉ मटेरियल्स मिले हैं। तो वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। क्राफ्ट वर्क का सबसे अच्छा जो इंडिकेटर है वो है वेस्ट, मतलब ये खराब सामानों से चीज़ें बनाया करते थे, जैसे आज के टाइम पे भी होता है। जो जैसे लार्जर वेस्ट पीस वर यूज्ड अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े लार्जर पीसेस जो हुआ करते थे उससे ये छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे। These traces suggest that apart from small specialized center, craft production was also अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो यहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड सेंटर भी देखने के लिए मिले हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के, जो कि लार्ज सिटीज में भी देखने के लिए मिले हैं, जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, अब ये अपने मटेरियल को किस तरह से प्रोक्योर किया करते थे, तो प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, द हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। जैसे ये अपना मटेरियल जो है वो किस तरह से बनाया करते थे, उसे किस तरह से बचा करके रखा करते थे, वो हमें हड़प्पन साइट से देखने के लिए मिला है। टेराकोटा टॉयज देखने के लिए मिले हैं। टेराकोटा इज अ काइंड ऑफ अ मटेरियल जो कि हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो इनके टॉयज वगैरह में, बच्चों के खिलौने जो होते हैं उनमें देखने के लिए मिला है कि ये बच्चों के टेराकोटा से अपने टॉयज बनाया करते थे, ब्लॉक कार्ड्स बनाया करते थे। और ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स, और ये लोग ब्लॉक कार्ड्स का इस्तेमाल भी किया करते थे सामान को या लोगों को इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल हैव बीन टू सेंड एक्सपीडिशन विच एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़, और ये बहुत सारे मतलब इन्होंने कम्युनिकेशन लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी एक तरह से स्ट्रेटजी प्रोक्योर की थी, जो कि किस तरह की थी, रॉ मटेरियल के थ्रू की थी। कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंस लैंड, ये एक जगह से दूसरी जगह, यानी अगर सपोज एक साइट यहाँ पे है और एक साइट बहुत दूर है कहीं पर, तो हमें यहाँ की बनाई हुई चीज़ें यहाँ पे भी देखने के लिए मिली हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये लोग ट्रेड करने के लिए जाया करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। Archaeologist find suggests that copper were also probably brought from Oman। तो सोचो ओमान से यहाँ पर चीज़ें लाई जाती थी, तो उस टाइम पर भी मतलब ट्रेड हुआ करता था। On the southern eastern tip of the Arabian Peninsula, Mesopotamian text datable to the 3rd millennium BCE before the copper coming from a region called मेगान। तो मेगान से आया करता था कॉपर, जो कि कहाँ पर है, आज के टाइम पे ये ओमान के अंदर है। ठीक है, तो हड़प्पन सील्स हमें देखने के लिए मिली हैं, और हमें वेट्स देखने के लिए मिले हैं, डाइस देखने के लिए मिली हैं, बीट्स देखने के लिए मिले हैं। तो मैं आपको सील्स दिखा देती हूँ कि सील्स किस तरह की देखने के लिए मिली हैं। इन सील्स के ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, कुछ लिखा हुआ भी है, जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। अगर ये डिसाइफर कर लिया जाए तो हम मतलब और ज़्यादा जान सकते हैं इन लोगों के बारे में। ठीक है, तो अभी हमें इस तरह की सील्स देखने के लिए मिले हैं, जो कि एनिमल्स पिक्चर्स बने हुए हैं, कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं इन सील्स के ऊपर। ये इनके वेइंग चीज़ें हैं कि ये वेट किस तरह से किया करते थे। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्यूब फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि ये वेट किया करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट का। Mesopotamian text refers to Meloha as
a land of seafarers. Beside we find depiction of ships and boats on the seals. तो हमें seals के ऊपर से ships की फोटोज, बोट्स की फोटोज देखने के लिए मिली हैं। तो मतलब इन लोगों को शिप और बोट के बारे में भी उस टाइम पे पता था। सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। तो सील्स अभी मैंने आपको दिखाई हैं, स्क्रिप्ट्स उनके ऊपर लिखी हुई जो लैंग्वेज है, और वेट्स जो हमने अभी रेक्टेंगुलर शेप में देखें कि किस तरह से क्यूबिक शेप में हमारे वेट्स हुआ करते थे। सील्स आर एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सील्स का इस्तेमाल कब किया जाता था? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था सील्स का इस्तेमाल। और इन सील्स के ऊपर जो है आइडेंटिटी लिखी हुई होती थी कि किसने इस सील को भेजा है या बनाया है, भेजा है। An enigmatic script, हरप्पन सील्स यूजुअली हैव एन लाइन ऑफ राइटिंग। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था इसके ऊपर, सील्स के ऊपर हमारा। तो इनके ऊपर हमें नाम, टाइटल, ओनर का सब देखने के लिए मिला है। और स्कॉलर्स ने ये भी सजेस्ट किया है मोटिव। मोटिव क्या होता है? यानी एक एनिमल भी इनके ऊपर हमें देखने के लिए मिला है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट, बहुत छोटी छोटी से इंस्क्रिप्शन, छोटी छोटी सी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके ऊपर। और बहुत सारे सील्स के ऊपर हमें 26 साइंस भी देखने के लिए मिले हैं। Although the script remain undeciphered, अभी तक ये हमने डिसाइफर नहीं की है। अगर ये डिसाइफर कर ली जाए तो हम इनके बारे में और चीज़ें जान सकते हैं। और इनके बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्क्रिप्ट जो है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे हम उर्दू लिखते हैं, उर्दू यहाँ से शुरू होती है ना। हम इंग्लिश लिखते हैं तो हम इधर से लिखते हैं, है ना, लेकिन उर्दू ये इधर से लिखते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो ये भी ऐसे ही लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। वेट्स एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता था। पहले तो हमारा बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पर, तो इन्होंने वेट्स का इस्तेमाल भी कर लिया। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चैर्ट। तो ये किससे बने हुए होते थे? ये जो इनके वेट क्यूब्स हैं ये चैर्ट्स के बने हुए होते थे। एक मटेरियल होता है चैर्ट, उससे बने हुए होते थे। एंड जनरली ये क्यूबिकल फॉर्म में होते थे और इनके ऊपर किसी तरह की कोई मार्किंग वगैरह नहीं होती थी कि इतने किलो का है। आज आप देखो सामान पे तो जाकर देखोगे तो 1 kg 2 kg लिखा हुआ होता है उस वेइंग जो भी आपके होते हैं, तो उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये कितने किलो का है। लेकिन उस टाइम पे इन क्यूब्स के ऊपर किसी तरह के कोई मार्किंग देखने के लिए नहीं मिली है। मेटल स्केल पैन्स हैव आल्सो बीन फाउंड, और इनके यहाँ से मेटल स्केल पैन्स भी देखने के लिए मिले हैं। एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। दीज आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हरप्पन सोसाइटी। तो कुछ इंडिकेशंस कॉम्प्लेक्स डिसीजंस भी देखने के लिए मिले हैं जो कि हरप्पन सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट किए गए थे। Palaces and kings, a large building found a Mohenjo-daro was labeled as a place for archaeologists, but no spectacular finds were associated with it. कोई भी इस तरह का एसोसिएटर इससे फाउंड नहीं, कोई स्पेक्टेटर नहीं मिला है हमें इस चीज़ का। A stone statue was labeled and continues to be known as the priest king. एक बहुत बड़ा स्टैचू मिला है जिसे हम मतलब उसकी शॉल वगैरह पे आप देखो तो डिज़ाइन बने हुए हैं इस तरह से। ओल्ड मैन का स्टैचू है वो, तो वो प्रीस्ट किंग का स्टैचू कहा गया है उसको। सम आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ द ओपिनियन दैट द हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूलर। तो कुछ का कहना है कि हरप्पन सोसाइटी के अंदर कोई रूलर नहीं था, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि इनके यहाँ पे भी कोई ना कोई रूलर होगा। भाई इतना सारा सब चीज़ों को चलाने के लिए हमारा आज के टाइम पे गवर्नमेंट है, हम सब चीज़ें संभाल रही है गवर्नमेंट, तो उस टाइम पर भी कोई ना कोई तो रूल कर रहा होगा इनके ऊपर, है ना। तो कोई ना कोई तो होगा जो इतनी सारी चीज़ें करवा रहा होगा। नो सिंगल रूलर बट सेवरल रूलर्स। उनका मानना है कि सिर्फ एक राजा नहीं होगा, बहुत सारे राजा होंगे इनके टाइम पर भी। मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर। मोहनजोदारो का एक सेपरेट रूलर था। हड़प्पा का भी एक अलग होगा। और कुछ का मानना है कि सिर्फ एक सिंगल स्टेट थी, ये अलग अलग नहीं थी। अब ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई उसका कोई हमें किसी तरह का एविडेंस नहीं मिला है। कुछ का कहना है कि फ्लड की वजह से चली गई, कुछ का कहना है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये लोग शिफ्ट कर गए
चले गए यहाँ से, कुछ का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से चले गए, कुछ का कहना है कि भाई रिवर्स बाढ़ आ गई, मतलब फ्लड आ गया तो इसकी वजह से, या नदियाँ जो हैं वो सूख गई, ड्राई हो गई, उस वजह से ये लोग चले गए। तो हमें अभी तक कोई एक पुख्ता सबूत या पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है इन लोगों के चले जाने का, या ये लोग कहाँ चले गए यहाँ से कुछ नहीं पता है। ठीक है, द एंड वॉज एविडेंस्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ सील्स। एंड से हमें ये भी पता चला कि भाई सील्स डिसअपियर्ड हो गई, स्क्रिप्ट्स भी नहीं पता, बीट्स एंड पोट्री शिफ्ट फ्रॉम आर स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम टू यूज ऑफ लोकल वेट्स एंड द डेक्लाइन एंड द अबंडमेंट ऑफ सिटीज। तो इनकी पूरे शहर खत्म हो गए। तो इस तरह से अभी तक इनका ये नहीं पता कि ये क्यों ऐसा हुआ और ये सिविलाइजेशन एंड क्यों हुई ही है। ठीक, तो सिर्फ हम कुछ ना कुछ अजम्पशंस ही लगाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ख़त्म हो गई, एक्सेसिव फ्लड की वजह से, या ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स के सूखने की वजह से, या क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से हो गया, या फिर हम कह सकते हैं किसी न किसी नेचुरल हैजार्ड की वजह से ये लोग ख़त्म हो गए। बट वी डोंट नो कि व्हाट द एग्जैक्ट रीज़न फॉर द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर और आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।